CBT1 गेम चेंजर है। अगर आप CBT1 पे ध्यान नहीं दोगे बिल्कुल बाहर हो जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखो। तो क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ टेक्निकल बच्चों से नहीं है। जो बच्चे टेक्निकल के थे आज से 2017-18 के पास आउट हैं, 19 के पास आउट हैं, और जो SSC की तरफ मूव कर गए थे, CGL की तरफ या जो भी स्टेट के एग्जाम की तरफ, उनके पास चूंकि टेक्निकल की डिग्री है और वो पक्का कंफर्म फॉर्म भर देते हैं क्योंकि उनके पास दोनों जो है सो ये रहता है। तो उनका जो बच्चे टेक्निकल के थे और CGL की तरफ चले गए, उनका GS बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो उससे आपका कंपटीशन होने वाला। नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे जेई के सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करने जा रहे हैं। मेन इस वीडियो का मकसद ये है कि RRB जेई CBT1 की प्रिपरेशन कैसे करें और टेस्ट से रिगार्डिंग इस तरह के कुछ सवाल हम इनसे पूछने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल आजम है और मैं आप जैसे जानते हैं कि 03/2024 में RRB जेई में सेलेक्ट हुआ और मुझे मुंबई का परेल वर्कशॉप जो है मिला है। ठीक है, और आप हैं? मेरा नाम अभिनव कुमार है। हम भी RRB जेई 03/2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट है। मेरा भी सिलेक्शन RRB मुंबई जोन के परेल वर्कशॉप में हुआ है। हम लोग बात करने वाले हैं कि RRB जेई CBT1 में कैसे हम प्रिपरेशन करें। जैसे हम सब लोग को पता है कि एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका है। 19, 20 और 3 मार्च को एग्ज़ाम होने हैं। 19 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च के लिए रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि इस डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो इस बार के कैंडिडेट हैं, या तो फ्रेशर हैं या फिर जो पिछले बार कुछ मार्क्स से रह गए, उन लोग के लिए क्या गाइडेंस होगा आपकी तरफ से? आप जब टेस्ट देते थे तो कितने मार्क्स आते थे, क्या क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करने चाहिए, वो आप एक बार में समझाने का प्रयास करेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है सो फिलहाल जो CBT1 का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के वैकेंसी का, तो वो मुश्किल से जो है सो 25 डेज का टाइम है, 20 to 25 डेज का टाइम है। तो होप सो आप लोग अभी फ़िलहाल जो है सो CBT1 का टेस्ट दे रहे होंगे, तो टेस्ट में होप सो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे होंगे। सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि जो फ्रेशर हैं, जिनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको समस्या ये आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टेस्ट में। उसको कैसे कम करेंगे? जैसे अगर नेगेटिव को कम लेना है तो कैसे कम कर सकते हैं उसको, क्या स्ट्रेटजी होगा? डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलते हैं, बिना वीडियो को लंबा किए हुए। टेस्ट सीरीज़ को हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पहला, एक नॉलेज इन्हेंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में काम आएगा। सेकंड, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना कि मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्क्स को बिल्कुल इग्नोर कर दो कि टेस्ट सीरीज़ में मेरे कम मार्क्स आ रहा है या ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। कम मार्क्स आ रहा है तो थोड़ा और सीरियस हो जाओ, ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में जो भी वीकनेसेस आ रहे हैं, जिस भी एरिया में आप स्कोर ना कर पा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रखें, उसको नोट डाउन कर लें। जैसे बहुत लोगों के कैंडिडेट के बीच में ये कन्फ्यूजन रहता है। मैथ के टोटल 30 सवाल हैं, रीजनिंग के 25 सवाल हैं, और साइंस के कुछ सवाल आते हैं, और साइंस के 30 सवाल आ जाते हैं, और जो रिमेनिंग है वो जीके, जीएस और करंट अफेयर है। बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि हम करंट अफेयर पढ़ें या करंट अफेयर को छोड़ के जाएं, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में एक समुद्र है। पूरा साल भर का सिलेबस कवर करना होता है, लास्ट फिर कम से कम तो 12 मंथ का करना पड़ता है। तो उसके लिए सोर्सेस क्या होंगे और क्या कितना कवर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। आप कैसे कवर किए थे, इसका आप बता सकते तो बताइए। जी बिल्कुल। और करंट अफेयर्स जैसा कि सर ने बताया कि बहुत बड़ा समंदर है, मतलब जो है सो इतना उसमें जो है सो फैक्ट्स हैं कि याद करना मुश्किल होता है। तो रेलवे के लिए आप क्या करो कि स्पेसिफिक पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब जैसे कोई भी करंट अफेयर्स उठा लिए जिसमें ईयरली आता है, जैसे SPD का, तो आप SPD में बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के जाओ, जैसे जिससे मैक्सिमम सवाल बनते हैं। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, और जो नियुक्तियाँ होती है, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो सब पढ़ लो। या मैक्सिमम अभी जो है सो कौन सा अवार्ड वगैरह किसको मिला है, ये सब सारा कुछ देख के जाओ। तो उससे अगर 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 2, 3, 4 लड़ ही जाएंगे, उससे उतना से हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको कि बिल्कुल जो है सो विजन IAS का जो है सो करंट अफेयर्स लेके बैठ गए या कुछ भी करने लगे, तो नहीं, उतना नहीं करना है। फैक्चुअल करके जाओ, आपके काम हो जाएंगे उतने, और बहुत ज़्यादा इसमें मत पढ़ो। करंट अफेयर्स में 4 फील्ड कवर करके जाओ। सबसे पहला स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पेशली जो इंडियन एथलीट से रिलेटेड होते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स जो होते हैं वो, जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स हो गया, ये सब हो गया। दूसरा हो गया आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स और अपॉइंटमेंट्स हो गया। तीसरा हो गया स्कीम्स, और चौथा हो गया आपका ये जो डिफेंस से रिलेटेड है, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, या फिर कौन कौन से नए मिसाइल्स इंडिया ने टेस्ट किया है। जो वर्ल्ड में फर्स्ट बार हो रहा है वो, हाँ, जो वर्ल्ड में फर्स्ट बार हो रहा है, जी बिल्कुल सही है। तरह के सवाल है। और जैसे अब जैसे आप लोग जितने भी है, जैसे मैं बतला दे रहा हूँ, मेरा CBT1 में 78 मार्क्स था, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़े थे। और आपके कितने मार्क्स थे? मेरे भी 78 था। आपके? मेरे CBT1 में 77 मार्क्स थे। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बतलाऊँ तो मैं तो नॉन टेक में बहुत पहले चला आया था, 2017
2017 से मैं नॉन टेक में ही आ गया था, और आप लोग को पता भी है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में एसएससी के थ्रू मैं जॉब कर रहा था, तो मेरा नॉन टेक्निकल अच्छा था, तो मैं एफर्ट नहीं लगाया। लेकिन जो हमारे साथ दोनों साथीगण हैं, ये दोनों ने बहुत बार गेट लिखा है, गेट क्वालिफाइड हैं, दोनों एमटेक क्वालिफाइड हैं, एमटेक कर रखे हैं, कंप्लीट कर रखे हैं, और ये टोटली समझिए तो टेक्निकल वाले कैंडिडेट हैं। जो आप हैं उस तरह के ही कैंडिडेट हैं। तो आपने अपना जीके कैसे कवर किया? जैसे स्टार्टिंग फेज में जब हम लोग आते हैं तो जीके से हम लोग को डर लगता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले के लिए बहुत बड़ा समस्या होता है। तो आपने इसको कैसे टैकल किया? जी जी बिल्कुल, इस पे मैंने पिछले वीडियोज़ में थोड़ा बहुत बताया था, फिर से मैं वही बताऊंगा कि मैंने सेलेक्टेड जो है सो नोट्स वगैरह प्रीफर किए थे, जिसमें मैंने सौरभ कुमार पांडे सर का जो नोट्स आता है बहुत सेलेक्टेड है, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ये सब मैंने गो थ्रू हुआ था उससे। और जो टीसीएस एग्जाम करवाती है जैसे सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, ये सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुए थे। बिकॉज अभी जो आपके रेलवे के जो CBT 1 होने वाले हैं ना, वो टीसीएस ही लेने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत जो है सो बेनिफिट्स मिलता है। जो टीसीएस एग्जाम करवाते हैं, अगर आप वो करके जाओगे तो इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट्स आपको रेलवे में भी मिल जाएंगे उसके। और एक चीज़ और करना, जीएस के लिए आप जो 19 में जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, जो भी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ALP हो गया, RRB JE हो गया, ये सब का टेक्नीशियन हो गया, उसके सारे क्वेश्चंस कर जाओ एटलीस्ट जीएस के। और अभी जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी क्वेश्चंस कर जाओ, तो आपके 2-3 साल के एक जो है सो प्रीवियस ईयर के जो है सो नॉलेज हो जाएंगे, तो ज़्यादा जो है सो फ़ायदा होगा। और आपने कैसे कवर किया था नॉन टेक्निकल? जी, मेरा बैकग्राउंड तो पूरा टेक्निकल था, तो मेरे लिए वीक पॉइंट तो नॉन टेक था ही, बिल्कुल था, और सबके लिए होता है। जैसे कि मैंने तो सबसे पहले तो मैंने लूसेंट ही पढ़ा था, तो उससे मेरा हिस्ट्री कवर हो गया था बहुत अच्छे से। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी भी स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू मिल जाता है लूसेंट से, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटी के लिए थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में जाना पड़ता है। जैसे कभी कभार कुछ अमेंडमेंट्स पूछ दिए जाते हैं, तो आर्टिकल्स के अंदर से कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक जीएस का सवाल है, तो वो जैसा पिछले वीडियो में भी बोला था कि NCERT 9th और 10th का तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप मतलब एकदम कंठस्थ कर लें तो नॉन टेक में ईजिली स्कोर किया जा सकता है। हाँ, तो आपने बतला दिया कि नॉन टेक्निकल के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसके लिए देखिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे सोर्सेज को डिस्कस किया था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। देखिए कुछ मैं अगर बतलाऊँ तो बहुत बार मैं पहले बतला चुका हूँ सर कि हिस्ट्री के लिए अपने आप को ज़्यादा समय उसमें डेडिकेट करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री से आप सवाल बिल्कुल ही नहीं आता। बाकी बात रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, जो इस पर आप फोकस करना चाहिए आप लोगों को। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो गांधीयन एरा है, जिसमें हम गांधी के बारे में पढ़ते हैं, 1912 से 15 से लेकर के जो 1947 तक का स्ट्रगल है, वो इंपॉर्टेंट एरा है, उससे पढ़ना चाहिए। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पूछे जाते हैं, सोर्सेस कहाँ से लिए गए, कहाँ से प्रेसिडेंट का प्रोविजन लिया गया, कहाँ से इमरजेंसी का प्रोविजन लिया गया, इस तरह के सवाल आते हैं। फिर उसके बाद चलें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फिर प्रेसिडेंट है, DPSP है, इलेक्शन है और पंचायती राज है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स, ये सवाल पूछे जाते हैं। कुछ समितियां हैं जिसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा समिति कब बना, इस तरह से, और उसके सदस्य कौन थे, इस तरह से सवाल पूछे। हाँ, हिस्ट्री में मूवमेंट्स का पे ज़्यादा फोकस करें कि हर एक मूवमेंट चले हैं, उससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। बात करें अगर इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो फाइनेंशियल से रिलेटेड आते हैं। जैसे करंट इकोनॉमिक्स में अगर आप करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा कुछ मत करना, करंट रिलेटेड सिर्फ करके जाओ। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो करंट में चल रहा है, GDP वगैरह और क्या सब सरकार की क्या स्कीम चल रही है, ये सारे करके जाना, तो उससे क्वेश्चन लग जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स में आप घुसना चाहोगे तो बहुत बड़ा समंदर है अपने आप में इकोनॉमिक्स, और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे और वो करंट से टैली करते हुए आएंगे, मतलब उससे रिलेटेड ही रहते हैं। तो आप अगर इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो करंट कर जाओ, इकोनॉमिक्स के पोर्सन उससे आ जाएंगे आपके। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओवरव्यू जो लूसेंट है या वन डे एग्जामिनेशन के किसी भी बुक से, किरण पब्लिकेशन हो या फिर कोई भी बुक आप पढ़ रहे, पिनेकल का बुक पढ़ रहे, किसी से भी कर लीजिए। आपने टेक्स्ट बुक से टेस्ट दिया था या फिर और कहीं से टेस्ट? नहीं, टेक्स्ट बुक से दिया था। और बिल्कुल एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके पास तो बिल्कुल बहुत कम टाइम है, 20 से 25 दिन का टाइम है। तो 2019 में जो JEE के पेपर हुए थे ना, टोटल 32 सेट्स में हुए थे वो एग्जाम्स, तो आप उसको कर जाओ, 32 सेट है वहाँ पर। और अभी जो
अपने 2024 वाले हुए हैं वो 9 सेट में हुए हैं, तो वो कर जाओ, तो 24 9 आपके अप्रॉक्स प्रैक्टिस के लिए 40-41 जो है सो पेपर हो गए। तो आप इसको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। अगर और टाइम बच रहे हैं तो आप ALP का भी कर जाओ, और टेक्नीशियन वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, ये सारा 2 बार के मतलब 2019 और 2024 वाले के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, इतना अगर आप कर लेते हो ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटेगा और आपके हाथ भी मतलब प्रैक्टिस। जो जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहें, किसी भी टेस्ट से टेस्ट सीरीज देते रहें। और रिकमेंड मैं करता हूं कि कम से कम 2 टेस्ट आपको देने चाहिए, और टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के सवाल है, वो गलती हो रहे हैं, इस तरह से आप क्या करना चाहेंगे? सबसे इजी तरीका है दोनों सब्जेक्ट्स को भी कवर करना और क्वेश्चंस को लगाना कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करें। मतलब क्वेश्चंस लगा लगा के रिवीजन करें। जैसे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक वीक चल रहा है, इसमें स्कोर नहीं कर रहा है, तो उसको एक बार अपने नोट से रिवाइज कर लें। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बना है, नहीं बना, तो प्रॉफिट लॉस के सारे वहाँ से एक बार स्पेसिफिक जिस स्पेसिफिक कंसेप्ट में आप फंस रहे हो ना, जैसे टेस्ट 2 और जहाँ पे फंस रहे हो उसको जाके जो है सो अपने नोट से जाके देख लिए, या वीडियो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में देख लिए, तो आपके अच्छे तैयारी हो जाएंगे। मतलब जो आपसे बन रहा है वो तो आपका तो है ही, और जो नहीं बन रहा है वो जाके नोट से बुक से जो है सो कंसल्ट कर लिए, जो भी नेट से आपका हो गया, तो आपके तैयारी और बूस्ट होते चले जाएंगे। CBT 1 गेम चेंजर है। अगर आप CBT 1 पे ध्यान नहीं दोगे बिल्कुल बाहर हो जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखो। तो क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ टेक्निकल बच्चों से नहीं है। जो बच्चे टेक्निकल के थे आज से 2017-18 के पास आउट हैं, 19 के पास आउट हैं, और जो SSC की तरफ मूव कर गए थे, CGL की तरफ, या जो भी स्टेट के एग्जाम की तरफ, उनके पास चूंकि टेक्निकल की डिग्री है और वो पक्का कंफर्म फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों जो है सो ये रहता है। तो उनका जो बच्चे टेक्निकल के थे और CGL की तरफ चले गए, उनका GS बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो उससे आपका कंपटीशन होने वाला है। भले ही वो CBT 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट आपको जो टेक्निकल के बच्चे हैं उनको CBT 1 में पछाड़ देंगे वो। तो इसलिए ध्यान रखो कि CBT 1 थोड़ा सा अच्छा से तैयारी करो, चूंकि अभी 20-25 दिन का टाइम है, तो आप टेक्निकल थोड़ा चाहोगे तो साइड भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नॉन टेक पे करो। CBT 1 को अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार की चूंकि वैकेंसी कम है, कैटेगरी वाइज जो है सो मतलब जो है सो कट ऑफ जाता है। जैसे जितने डिपार्टमेंट है ना आपके यहाँ पर, जैसे रेलवे के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वर्कशॉप है, SNT है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, ट्रैक मशीन है, CNW है, जो भी होते हैं, तो सबको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप ये खुशफहमी में मत रहो कि सिर्फ मैं 2-4 मतलब जो इस कैटेगरी को क्लियर करके और मैं CBT 2 दे के पास कर जाऊंगा। नहीं, आप जितना ज़्यादा कैटेगरी में CBT 1 में क्वालिफाई करोगे, उतना आपको CBT 2 में फायदा होगा। मतलब जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप CBT 2 फाइट कर पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला CBT 1। सो होप मतलब जो है सो पूरा फोकस रखो कि 85 प्लस कर देना है, कैसे करके जो भी जोन से भरे हो। अगर 85 प्लस लाते हो तो होप सो कि आप सारे कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाओगे, और CBT 2 आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, इस बार तक सीट कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये नहीं करना कि 85 प्लस लाने के चक्कर में नेगेटिव कर जाना। जितना आप कर सकते हो उतना करना ही करना। क्वेश्चन पे बिल्कुल चांस मत लेना। देखो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल में क्या होता है ना कि जैसे पिछले बार टेक्निकल में 5-6 क्वेश्चन हर सेट में गलत हो गया था, उसको RRB ने उस पूरे क्वेश्चन को ये कर कैंसिल ही कर दिया था। तो उसमें क्या होता है ना कि जिसका टेक्निकल स्ट्रांग होता है उसमें उनको लॉस हो जाता है। तो इसीलिए नॉन टेक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉन टेक में क्वेश्चंस गलत बहुत कम आता है RRB की तरफ से, टेक्निकल में ज़्यादा होता है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन तो रॉन्ग होता ही होता है जो RRB कैंसिल कर दिया है। देखिए, अगर मैं समराइज़ करूँ चीज़ों को, तो इकबाल सर के अकॉर्डिंग ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए, जो कि फैक्ट है। इस बार पिछले बार से जो कुछ नंबर से रह गए, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, वो मित्र साथीगण भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। और आपको एक अच्छा मार्क्स लाने इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि CBT 1 का मार्क्स हर एक स्टेज पे इम्पॉर्टेंट रखेगा। मतलब आपका जितनी सीटों के लिए आप CBT 1 क्लियर करिएगा, आप CBT 2 में उसी पोस्ट के लिए आप कंसीडर किए जाइएगा। तो आपको CBT 1 में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। बाकी बात रहा कि ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में कहीं आप ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं ले रहे। नेगेटिव कम करने का सिंपल कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही होता है कि आपका जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है उसी को आप बनाएं, और जिस सवाल में आपको डिलेमा लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है आंसर A होगा कि B होगा, तो उसको आप छोड़ के जाए। अगर आपको ज़्यादा सवालों में डिलेमा वाले प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है। आप उन चीज़ों को पढ़े हैं लेकिन आपका जो ब्रेन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऑप्शन A सही होगा या ऑप्शन B सही होगा। कि आप दिन में कम से कम 2 टेस्ट जरूर दें, और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका निगेटिव कम हो जाता है या फिर आपका वीकनेस जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है और अपने वीकनेस पे आप काम करते हैं, वीकनेस जब आपका स्ट्रेंथ बनेगा ना, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस बात को